नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर्सपेक्टिव आईएएस एकेडमी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पर आज का क्लास लेक्चर है। अगर आप चैनल के साथ अभी जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे विषयों पर कंटेंट मिलते रहें। आइए देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के 3 अंगों के शक्तियों और उनके कार्यों के विभाजन पर बात करता है। सरकार का एक अंग है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, मतलब कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो सरकार का अंग है उसका कार्य विधि का निर्माण करना है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है सरकार का यानी कार्यपालिका, उसका कार्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का कार्य है। और जुडिशियल ऑर्गन जो है जुडिशरी, वो न्यायपालिका का कार्य है कि जब 2 अंगों के बीच में कभी मतभेद हो जाता है तो उन मतभेदों को या 2 समूहों के बीच के मतभेदों को या कानून में अगर कोई वेगनेस हो, एम्बिग्विटी हो तो उसको सुधारने के लिए जुडिशरी का मदद लिया जाता है। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है। यहाँ आप चित्र देख पा रहे होंगे 18वीं सदी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स डी मोंटेस्क्यू की ये तस्वीर है। चार्ल्स डी मोंटेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज से उद्धृत है। स्पिरिट ऑफ द लॉज से ली गई है सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसका चीफ सोर्स है स्पिरिट ऑफ द लॉज किताब, जो मोंटेस्क्यू के द्वारा रचित किताब थी। और इस सिद्धांत को दुनिया के विभिन्न संविधानों ने अपने अपने संविधान में समाहित किया है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो ओरिजिनल रूट मिलता है वो ट्रायस पॉलिटिका से मिलता है। आगे ट्रायस पॉलिटिका मतलब सरकार के जितने अंग हैं 3 अंग, उन तीनों अंगों के बीच शक्ति का सूझबूझ के साथ शक्ति का विभाजन, बंटवारा बताता है। आगे सेपरेशन ऑफ पावर जो थ्योरी है वो थ्योरी स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये पुस्तक ओरिजिनल पुस्तक का ऐसा नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये फ्रेंच वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी कानूनों की भावना। चार्ल्स डी मोंटेस्क्यू द्वारा रचित है। ये एक प्रख्यात फ्रांसीसी दार्शनिक थे और इनकी प्रेरणा से भी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आई। और फ्रांसीसी क्रांति पूरे विश्व के लिए एक लैंडमार्क, एक वाटरशेड मोमेंट था। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है वो ये बताती है कि जब शक्ति किसी एक हाथ में या कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है तो वो सरकार तानाशाह सरकार बनने लगती है। और तानाशाह सरकार बनते हुए वो अधिनायक तंत्र की स्थापना करती है। यानी अधिनायक तंत्र का मतलब होता है कि वो सरकार निरंकुशवाद की तरफ जाने लगती है, यानी एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाने लगती है। सेपरेशन ऑफ पावर का ट्रेसेस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरिस्टोटल की रचनाओं में भी मिलता है। और ये रचना उनके अपने अपने थ्योरी का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट बना। तो सेपरेशन ऑफ पावर का लक्ष्य है कि शक्ति का बिल्कुल कठोरता से शक्ति का इस तरह से क्लियर कट डिवीजन किया जाए और सरकार के प्रत्येक अंगों के कार्यों में एक्सक्लूसिवनेस लाई जा सके कि हर सरकार के हर अंग का कार्य अलग होगा, दूसरों से अभिन्न होगा और कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर का ये पहला लक्ष्य और उद्देश्य है कि सरकार के कामकाज में मनमानेपन को समाप्त करना, अधिनायक तंत्र को रोकना। टिरेनी और अधिनायक तंत्र एक ही जैसा वर्ड है। सरकार को अधिक जवाबदेह बनाना और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।
दूसरा, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है कि शक्ति का कहीं भी दुरुपयोग ना हो, क्योंकि शक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी के पास अगर शक्ति बहुत ज्यादा हो गई या प्रभुता मिल गई, तो प्रभुता के साथ अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वह प्रभुता विनाश का कारण बन जाती है। और प्रभुता मिलने के बाद भी अगर विनम्रता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। तो शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है सेपरेशन ऑफ पावर। सरकार के तीनों अंगों के ऊपर एक एक नियंत्रण या अंकुश रखता है। अब इस नियंत्रण या अंकुश का मतलब है कि संविधान की एक अवधारणा है, उसको संविधानवाद कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ एवरी ऑर्गन एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन restricts the power of everyone and everything. No one is given unrestricted, unquestionable, uncontrolled power. इसके अलावा सरकार के जो शक्ति है उसको शक्ति संतुलन को प्रभावी बनाए रखती है। यानी सरकार के तीनों अंग हैं, उनमें से सरकार के 3 अंग के बीच शक्ति का एक क्षैतिज बंटवारा होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का एक क्षैतिज बंटवारा है, और तीनों अंग एक स्तर पर रहते हुए अपने अपने दायरे में रह के अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए उस कार्यों का संचालन करते हैं और शक्ति का उपयोग करते हैं। तो तीनों को कॉमन रूप से सरकार बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई दो अंग मिलके एक अंग की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन मेंटेन रहता है, बने रहता है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो रूल ऑफ लॉ में भी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सुप्रीम लॉ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, यानी सभी कानूनों से ऊपर संविधान की श्रेष्ठता या सर्वोच्चता होती है। तो संविधान की सर्वोच्चता होती है और संविधान सरकार के कार्यों को निरूपित करता है, कार्यों को बांटता है कि किसके क्या कार्य होंगे, और बड़ी ही स्पष्टता से संविधान सभी सरकार के अंगों के कार्यों को स्पष्ट करता है। साथ ही साथ सरकार के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके कार्यों को जब आप समझेंगे तो यहाँ आके देखते हैं कि व्यवस्थापिका का कार्य है कि विधि का निर्माण करना, टू इनैक्ट द लॉ। एग्जीक्यूटिव का कार्य है टू इन्फोर्स द लॉ, यानी कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाना। और जुडिशरी का कार्य है टू एडजुडिकेट, तो ये शॉर्ट में तीनों के अपने अपने कार्य हैं। यानी कि अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट की कोई एजेंसी है गवर्नमेंट की तो वह है जुडिशरी। लॉ इन्फोर्स करना और गवर्नमेंट के डे टू डे अफेयर्स को और उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करना है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव आएगी। असली मायने में होता क्या है कि असली अर्थ में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति का उपयोग करती हुई प्रतीत होती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका बहुत शक्ति सक्षम होती है आज के प्रेजेंट टाइम की डेमोक्रेसी में। भारत में जो फंक्शंस हैं वो पावर से सेपरेटेड हैं, यानी फंक्शन और पावर दोनों एक चीज नहीं है, फंक्शन और पावर दोनों अलग अलग है। और ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में फंक्शन को सेपरेट किया गया है, पावर को सेपरेट नहीं किया गया है। ये बात ध्यान देने योग्य है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान ने न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान की है, कि अगर विधि सम्मत तरीके से भी अगर कोई कानून का निर्माण किया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा,
लेकिन अगर वो कानून संविधान के किसी प्रावधानों का उल्लेख करते हैं या व्यक्तियों के गरिमा और उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उनकी आजादी का हनन करते हैं, या संविधान द्वारा दिए गए किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसे बनाए गए किसी भी कानून को न्यायपालिका अल्ट्रा वायर्स, नल एंड वॉइड करार दे सकती है। यानी इस प्रकार के कानून की जो स्थिति होगी वो असंवैधानिक हो जाएगी। हमारे भारत के संविधान में भी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है, यानी एक अंग अगर कभी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे तो बाकी दो अंग आके उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि ये उनके कार्य क्षेत्र के खिलाफ है। तो ये जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है और सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर, एसओपी, ये दोनों कोर प्रिंसिपल है भारतीय संविधान का मुख्य सिद्धांत है। आगे अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर को तीन कैटेगरी में, तीन भागों में बांटा गया है। इनके तीन मुख्य फीचर्स हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का पहला महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि कोई एक व्यक्ति जो एक अंग का है, यानी कि कोई एक व्यक्ति अगर वो लेजिस्लेचर का है, पार्ट है, तो वो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का कार्य नहीं करेगा। यानी एक अगर लेजिस्लेचर का पार्ट है तो वो जुडिशरी का पार्ट नहीं हो सकता और एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकता। ये पहली चीज है। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक पदासीन व्यक्ति सिर्फ एक ही संस्था का हो सकता है, एक से अधिक संस्था का नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए और व्यक्ति अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाए और अपने कार्य को कुशलता से संपन्न करे। सेपरेशन ऑफ पावर का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि एक अंग दूसरे अंगों के कामकाज में, उनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कि एक अंग, सरकार का कोई एक अंग दूसरे किसी अंग से संबंधित फंक्शन को एक्सरसाइज ना करे। यानी कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर में यह है कि व्यक्ति को जो कार्य मिला है वो एक व्यक्ति है और एक कार्य करेगा। यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क है। दूसरा बात यह है कि एक अंग किसी कार्य को करने के लिए बनाया गया है तो उसको वही कार्य करना चाहिए, कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अन्य कार्य करने में उसकी निपुणता या कुशलता कम हो जाएगी और वहां असरदार प्रशासन नहीं हो पाएगा। और तीसरा कि एक अंग को दूसरे अंगों के कार्य को नहीं ले लेना चाहिए और उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब सेपरेशन ऑफ पावर के दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की सार्थकता या उनकी उपादेयता क्या है। तो इनकी सार्थकता में पहला बिंदु है कि कुप्रशासन को रोकने का कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करते हैं और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का कार्य करते हैं। दूसरा यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हुए प्रशासन की कुशलता को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि न्याय प्रदान करने में अगर कोई न्यायाधीश इस बात से उन्हें डर लगता है कि उनका टेन्योर सिक्योर नहीं है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, तो वो न्याय को निष्पक्ष तरीके से नहीं कर सकते। तो न्यायपालिका कार्य करती है निष्पक्षता के सिद्धांत पर, बिना किसी फियर के और बिना किसी फेवर के। तो विदाउट फियर एंड फेवर, और न्यायपालिका के जो लोग हैं उनकी जो सैलरी है वो भी डिपेंडेंट नहीं होती लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो वो अच्छे तरह से अपने न्याय प्रशासन का कार्य कर सकते हैं। और तीसरा, और इसके बाद चौथा है कि सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेचर्स को भी रोकती है कि कोई ऐसे कानून, बेशक वो कानून बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर से बनाए गए हों, ड्यूली इनेक्ट किए गए हों, लेकिन कोई ऐसा कानून ना बनाया जाए व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून मनमाने हो या
संविधान के किसी प्रावधान का विरोध करते हुए देखे जाएं, ऐसे कानून असंवैधानिक करार दिए जाएंगे। और ऐसे व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अल्ट्रा वायर्स, नल एंड वॉइड और हेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये पावर जुडिशरी को दी गई है। तो इस तरह से ऐसा किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर के संवैधानिक स्टेटस भारत में क्या है उसको देखते हैं। तो भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 50 ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के कार्य एक नहीं होने चाहिए और दोनों को सेपरेट करना है। पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेसी एक ही पर्सन और एक ही ऑफिस में ये पावर हुआ करती थी, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये आर्टिकल 50 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो अनुच्छेद 50 है वो यह निर्देशित करता है कि राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को सेपरेट करना है। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 कोर्ट की उन शक्तियों को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति को, वो एडवाइस क्या दिए हैं, उस एडवाइस का सब्जेक्ट मैटर क्या है और एडवाइस की जो नुआंसेस है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो एडवाइस को इंक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो वो क्या एडवाइस दिए हैं उस मामले में वो सुप्रीम है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 कोर्ट को रोकता है कि लेजिस्लेचर में जो भी कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही को पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होती है वो जनता की मैंडेट से चलती है, वहां पर जन आदेश चलता है। तो एक तरह से जनता का सीधा उन्हें आशीर्वाद मिला होता है। तो लेजिस्लेचर में जो कुछ चल रहा होता है उसके प्रोसीडिंग्स को, उसकी कार्यवाही में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी जुडिशरी नहीं कर सकती। लेकिन अनुच्छेद 212 के तहत ये भी है कि जजेस का जो जुडिशियल कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेचर में अनलेस किसी जज के ऊपर क्वेश्चन नहीं है कि जज की इनकैपेसिटी और जज के मिसकंडक्ट के आधार पर उनको उनके पद से मुक्त करने का, यानी उनके रिमूवल का जब तक मैटर चल नहीं रहा होता है, उनको हटाने की प्रक्रिया जब तक नहीं चल रही होती तब तक जजेस के कंडक्ट का डिस्कशन नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 361 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो कुछ भी कार्य करते हैं वो ऑफिशियल फंक्शन जो उनका है वो ऑफिशियल फंक्शन के लिए आंसरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल सेंस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी जाती है प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के द्वारा उसी के अनुसार करते हैं। और गवर्नर प्रैक्टिकल सेंस में गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है, तो इसीलिए वो आंसरेबल नहीं होते। आगे ऑर्गन के 3 ब्रांचेस और उनके फंक्शंस। सरकार का पहला अंग है लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट और थर्ड ऑर्गन है जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन इन तीनों के बीच कैसे काम करता है कि सरकार के तीनों अंगों के बीच का जो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट है वो हमेशा बना रहे। तीनों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हमेशा कायम रहे, इस बात पे बल देता है। तीनों जो ऑर्गन है वो अपने एक्सक्लूसिव डोमेन में काम करते हैं। देयर इज एन इक्वल एम्फेसिस ऑन ensuring an effective balance of power
बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, समान बल दिया जाता है कि एक असरदार शक्ति का संतुलन बनाए रखे सरकार के 3 अंगों के बीच। एक व्यक्ति कभी भी सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू ने प्रोपाउंड किया था, तो उसी के आधार पर दुनिया भर में चलता है। सेपरेशन ऑफ पावर को सबसे स्ट्रिक्ट सेंस में अगर दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपनाता है, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर अपने स्ट्रिक्ट सेंस में अपने प्योर फॉर्म में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में है, जहां के लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और जुडिशियल ऑर्गन तीनों सेपरेट डोमेन में और सेपरेट तरीके से काम करते हैं। इसीलिए यूएसए में गवर्नमेंट के बीच स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट का सबसे क्लासिक एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चेक्स एंड बैलेंस इंडिया में किस प्रकार से काम करती है, यानी चेक्स एंड बैलेंस पहला काम करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती है, लेजिस्लेटिव पावर संसद के पास और जुडिशियल पावर जुडिशरी। हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब तीनों ही लेवल पर जो न्यायपालिका काम करती है, नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर, ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ एपेक्स में सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में स्टेट हाई कोर्ट्स है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, यानी लोअर कोर्ट्स हैं। तो ये जो पिरामिड है वो ऐसा है कि यहाँ जाके कोनिकल हो जाता है। कोनिकल का मतलब कि ऊपर में सिर्फ एक कोर्ट है जो देश का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और देश का उच्चतम न्यायालय है। बाकी राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और जिला स्तर पर जिला न्यायालय। भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्ट सेंस में अपनाया नहीं गया है, ना ये फिजिबल है, ना ये वायबल है, ना अपनाया जाना संभव है भारत में, तो अपनाया भी नहीं गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। भारत में फंक्शनल ओवरलैपिंग ही नहीं है, पर्सनल ओवरलैपिंग है। इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख हैं, तो सरकार के प्रमुख हैं तो वो एग्जीक्यूटिव हैं, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव यानी डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो वो सरकार के वास्तविक प्रमुख है, यानी वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इस तरह से वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट बनते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो इनका जो फंक्शन है वो जब संसद भवन में बैठेंगे तो कानून निर्माण का कार्य करेंगे, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव के रूप में आएंगे तो बनाए हुए कानूनों का अनुपालन करवाने का कार्य करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर फंक्शनल और पर्सनल ओवरलैपिंग दोनों है। भारत में जो ये कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से चलती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी लॉज को वॉइड करार देना, यानी शून्य करार देने की शक्ति है कि कानून इनऑपरेटिव हो जाएंगे। कानून को इनऑपरेटिव बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती है। किस प्रकार से? क्योंकि जजेस अपना अपॉइंटमेंट खुद नहीं करते, तो जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव, देश में जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट का। तो जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है जुडिशरी के की पोस्ट पर ऑफिसेज में, वो राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, यानी ओथ और अफर्मेशन टेंडर्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन अच्छे से काम करती है। आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के एक्सेप्शन कहाँ है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ड्रॉन करती है। तो हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने दिया कि नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव बाद में बने हैं, पहले वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव बनते हैं वो एग्जीक्यूटिव, खासतौर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से लिया जाता है। यानी कि
उनका डुअल मेंबरशिप है। डुअल मेंबरशिप यानी जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर्स भी हैं लेजिस्लेचर में, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। जहां जहां डेलीगेटेड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होती है वहां ये काम नहीं करता सेपरेशन ऑफ पावर। डेलीगेटेड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का मतलब कि लेजिस्लेशन करने का काम हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव का है। लेजिस्लेशन करने का काम, वास्तविक काम तो लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर के अलावा कभी कभी एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेट करती है, जैसे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं उन ऑफिसर को भी या परमानेंट एग्जीक्यूटिव को भी ये पावर मिल जाती है कि वो लेजिस्लेट कर सके। जहां जहां कोजाई जुडिशियल बॉडी है, यानी कोजाई जुडिशियल बॉडी मान लीजिए कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कि एनएचआरसी कोजाई जुडिशियल बॉडी है। तो ऐसी संस्थाओं में सेपरेशन ऑफ पावर का एक्सेप्शन है, काम नहीं करता। जहां एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करता है, वहां एक्सेप्शन के रूप में लिया जाता है। आगे कॉमन लॉ, जज मेड लॉ, जजेस के द्वारा बनाए गए कानून को कॉमन लॉ कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता का एक एग्जाम्पल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा इनिशिएट किया गया था 1980s के दशक में। MPLAD क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, जो फंड एलोकेशन होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं। और इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर को देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर अपने रिजिड सेंस में काम करता है यूएसए में, सेपरेशन ऑफ पावर लूज सेंस में काम करता है यूके में, भारत मिडिल पथ में है, और बहुत लूज रूप में काम करता है ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या पड़ा है सेपरेशन ऑफ पावर का। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक चीज को रोकने का प्रयास करती है कि किसी एक हाथ में या एक मुट्ठी में शक्ति के केंद्रीकरण को रोकती है। शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास करती है। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का एप्लीकेशन होता है तो इससे एक चीज होगी कि सरकार जवाबदेह बनेगी, सरकार वैध होगी, सरकार उत्तरदायी बनेगी, सरकार जनता के डिमांड के प्रति आंसरेबल होगी, अकाउंटेबल होगी, लेजिटिमेट होगी, और जनता के एंगर को भी सुनेगी, सहेगी, जनता के क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर, क्रिटिसिज्म को राजद्रोह या सेडिशन के रूप में नहीं लेगी। जनता को डिबेट का, डेलिब्रेशन का, डिस्कशन का, डिसेंट का, डिसअप्रूवल का, डिसएग्रीमेंट का पूरा हक है। और इस तरह से मानवाधिकार को बढ़ावा मिलेगा अगर सरकार जवाबदेह बनेगी। तो जब अप्लाई किया जाता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो सरकार के अंदर शक्ति संतुलन का विकास होता है। आगे देखते हैं कि प्रत्येक गवर्नमेंट, सरकार की प्रत्येक संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे से मुक्त बने रहती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो कानून बनाए जाते हैं वे कानून न्यायपूर्ण हैं, कानून निष्पक्ष हैं, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी प्राकृतिक न्याय के विचार को बना के रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इससे एक चीज 4 पॉइंट में संक्षेप में इसको देखते हैं कि और इसका क्या प्रभाव पड़ता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। तो ये पहला प्रभाव है कि सरकार की कार्यकुशलता में सुधार होता है, गवर्नमेंट एफिशिएंट बनती है, सरकार में व्यवस्था आती है, यानी सरकार के संचालन में व्यवस्था आती है, शक्ति का दुरुपयोग रुकता है और न्यायिक स्वतंत्रता हासिल होती है। आगे बढ़ते हैं
कि डिमेरिट्स और चैलेंजेस क्या हैं। जितना हमने अभी इसके मेरिट्स पढ़े उतने ही डिमेरिट्स भी हैं, और चुनौतियां ये हैं कि भारत में इसे पूर्णतः लागू करना संभव नहीं है। ये अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है, अभी इनको लागू नहीं किया जा सकता। पूरी भावना से लेटर एंड स्पिरिट में, यानी जो लिखित है और भावना के साथ लेटर एंड स्पिरिट में इनको पूरी तरह से क्रियान्वित करना असंभव है। जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में उतना ही टिपिकल है। अनहिस्टोरिकल है, यानी भारत में ऐसा कभी रहा ही नहीं है कि एकदम सरकार के तीनों अंग स्ट्रेट जैकेट में सेपरेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन से नहीं काम चलता। भारत में काम चलता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से। भारत में समन्वय और सहयोग से कार्य चलता है। तो इसलिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया जैसे देश में तो फिजिबल नहीं हो पाएगी कभी भी। आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यानी अभी इसे अचीव करना संभव नहीं है। अगर ये लागू हो भी गया तो कंफ्यूजन और डेडलॉक हमेशा बरकरार रहेंगे। सरकार का एक अंग दूसरे अंगों को आगे बढ़ने में रोक देगा और डेडलॉक की स्थिति बनेगी जो तुरंत सुधर नहीं सकती है। तीसरी बात, इसके बाद की बात है कि शक्ति असमानता हो जाएगी, और जो बैलेंस ऑफ पावर अभी बना हुआ है वो बैलेंस ऑफ पावर अपसेट हो जाएगा। क्योंकि भारत में जो पावर्स कुछ इस तरह से बटे हैं कि जुडिशरी का पावर एग्जीक्यूटिव के साथ संबंधित है, लेजिस्लेचर का पावर एग्जीक्यूटिव से है, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इस तरह से इंटरमिंगल्ड है पावर। और एक उम्मीद रखी जाती है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन चले और एक तालमेल बिठा के काम करे, सूझबूझ के साथ काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज आखिरी स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसका निष्कर्ष, जो कि मेंस के आंसर राइटिंग में हम निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे। तो एक बहुत लॉर्ड एक्टन की बहुत फेमस उक्ति है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि सत्ता करप्ट कर देती है, यानी सत्ता भ्रष्ट कर देती है, और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कभी भी इस कंटेम्प्रोरी कंट्री में, दुनिया में कहीं भी स्ट्रिक्ट सेंस में या वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कभी भी लागू नहीं किया जा सकता। हमारे देश की जो सरकार है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की वहां पर स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन सरकार के सभी अंगों के बीच आवश्यक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का आखिरी लाइन ये है कि सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है इनका, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं मनमाने शासन से, और एक सरकार के किसी अंग को दूसरे अंग के महत्वपूर्ण कार्यों को हथिया लेने से रोकने का कार्य करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव आईएएस एकेडमी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन with the important topics from the point of view of CGPSC, UPSC and SSC and other government examination. Stay tuned with us. Thanks for joining.